प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हमारा 8th क्लास की मेंटल मैथ्स और चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज की इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज 4th पार्ट में हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे 31 से लेकर 40 तक के, ठीक है, और कॉन्सेप्ट के साथ में। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है एन एंगल इज डबल ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। एक एंगल अपने सप्लीमेंट्री एंगल से डबल है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। तो इसके सप्लीमेंट्री एंगल का भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो सिंपल देखो बेटा, तो भैया आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल में जो सम होता है 180 डिग्री होता है। मान लेते हैं एक एंगल एक्स है और दूसरा क्या होगा हमारा 180 डिग्री में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कह रहा है जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल था वो था एक्स। कह रहा है कि एन एंगल इज डबल ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, यानी जो एक्स है वो 2 टाइम है अपने सप्लीमेंट्री का। यानी यहाँ से x की वैल्यू अगर आप फाइंड करें तो ये हो जाएगा हमारा 2 से मल्टीप्लाई करने में ये x वाले एक तरफ, तो x प्लस 2x इक्वल्स टू, ठीक है, 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 3x इक्वल्स टू 360 डिग्री हो गया और x की वैल्यू आ गई, ठीक है, 360 अपॉन में 3 यानी 1 2 इतना, ये x की वैल्यू आ गई। लेकिन इसका जो सप्लीमेंट है तो सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा, 180 में से 120 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। लेकिन अब बोला इसके सप्लीमेंट का भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं बेटा, 1 अगर एंगल दिया हो तो 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड एंगल है वो 30 डिग्री आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता था एवरेज एज ऑफ 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां हैं जिनकी एवरेज एज क्या है 20 ईयर्स है, एंड देयर एजेस आर इन द रेशियो ऑफ 3, 5 एंड 7। फाइंड द एज ऑफ एल्डेस्ट, यानी सबसे बड़ी लड़की की जो है हमें एज फाइंड करनी है। तो बेटा जब रेशियो में दिया हो तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो लड़की है हमारी उसकी एज क्या होगी, जो गर्ल्स हैं उनकी एजेस लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो वो होंगी हमारी, पहली की एज होगी 3x, दूसरी की होगी हमारी 5x और तीसरी की 7x होगी। अच्छा, इनका एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज आपने सीखा है कि भाई जितनी भी चीज़ें होती है उन सब का सम करो और जितनी काउंटिंग में होती है उससे उनको डिवाइड कर दो, और ये दिया है इन्होंने 20 ईयर में। तो देखो बेटा 3 और 5 8 और 8 7 कितने हो गए बेटा 15, यानी 15x अपॉन में 3। तो ये हो गया हमारा 20 और x कितना आ गया बेटा 20 एज इट इज़ 3 और अपॉन में 15। तो ये हो गया 5 से 3 टाइम और 5 से 4 टाइम, तो ये 3 से 3 कट हो गया तो 4 आया, x की वैल्यू आ गई 4। तो एज ऑफ ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट कितनी होगी, द एज ऑफ एल्डेस्ट गर्ल। तो एल्डेस्ट गर्ल की जो एज है वो होगी 7x ईयर में, तो 7 × 4 यानी 28 ईयर्स, ठीक है बेटा। ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। नो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के बारे में बहुत बच्चों ने कहा है सॉल्व कराने के लिए। चलिए बेटा, तो मैं इसको सॉल्व कराता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है और कई बच्चों को प्रॉब्लम भी थी है। कह रहे डिवाइड 180 इंटू 3 पार्ट्स सच दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट। कह रहा है कि 180 को 3 भागों में बांटना है। किस तरीके से कि जो पहले पार्ट का जो हाफ है 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट के थर्ड के एंड 1/4 ऑफ द थर्ड पार्ट और 1/4 जो थर्ड पार्ट है उसके बराबर है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट इन द लार्जेस्ट पार्ट। चलो बेटा, अब यहाँ पे 180 को हमने डिवाइड कर लिया 3 पार्ट में। देखो वेरिएबल तो एक ही लेना है, लेकिन यहाँ में कैसे वो वेरिएबल मान लो ये एक x है और ये y है और ये z है, क्योंकि हम तो इक्वेशन को 1 वेरिएबल में ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सिचुएशन को देखते हुए मैंने मान लिया कि तीनों के जो अलग अलग
जो पार्ट है मतलब 180 को एक्स वाई 3 पार्ट में डिवाइड करा है। कह रहा है पहले पार्ट का हाफ इक्वल्स टू है 1/3 यानी 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट, और वो इक्वल टू है 1/4 ऑफ थर्ड पार्ट के। अच्छा, ये तीनों इक्वल हैं। अगर आपने देखोगा रेशियो एंड प्रपोर्शन वाले चैप्टर में, मान लेते हैं इन सब का रेशियो जो भी है वो के इक्वल आ रहा है, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ के, y की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ के। बेटा यही इससे कंपेयर कर रहा हूँ मैं और यूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब z की जैसे z इसी के आ गई तो z की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ के, यानी z आ गया 4 टाइम्स ऑफ के। यानी क्या करना है, जैसे ये वाला पोर्शन है के इक्वल रखूँ तो x आ गया 2k, y अपॉन में 3 भी इक्वल्स टू के, क्योंकि सब इक्वल है ना, और वो इक्वल मान लिया हमने के बराबर है, कि कोई नंबर हो सकता है हमारा, ठीक है। अब ये हमारे में एक्स वाई आ गया, लेकिन इन सब की जो वैल्यू है, अच्छा डिग्री नहीं है बेटा, ठीक है। अच्छा, इन सब की जो वैल्यू है 180 को डिवाइड करना था मैं, इन सब की जो वैल्यू है वो क्या है 180 के इक्वल है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इन सब का जो सम है वो 180 है। बार बार डिग्री दिमाग में आ रहा है, ठीक है। तो इन सब का जो सम है वो 180 है। तो अब देखो x की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 2k, प्लस y की कितनी है 3k, प्लस z की है 4k, और ये इक्वल्स टू 180 है, ठीक है। विच इम्प्लाइज 2 और 3 5 और 4 9, यानी 9k इक्वल्स टू 180। तो k की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 9 डिवाइड में जाएगा तो 20 आ गई। अब से ये k की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अब इसने बोला है स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट। देखो बेटा नीट एंड क्लियर नज़र आ रहा है, स्मॉलेस्ट हमारा ये रहा और लार्जेस्ट हमारा ये रहा, यानी ये बोला है z माइनस एक्स का डिफरेंस, यानी 4k माइनस 2k इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ k, और वो आ गया हमारा 2 इंटू 20, यानी ये आ गया डिफरेंस 40, यानी 40 का आ गया। यानी जो सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है उनका जो डिफरेंस आया है वो 40 आया है, ठीक है। ये बार बार दिमाग में ऐसा आ रहा था कि ये एंगल है तो इसलिए डिग्री बनना था, अदरवाइज ये एंगल नहीं है, पार्ट्स हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा आप इनको नोट कीजिए, मैं अगले क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है द न्यूमरेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बाय 3। कह रहे एक रेशनल नंबर है, यानी एक परिमेय संख्या है जिसका जो अंश है वो उसके हर से 3 कम है। इफ़ न्यूमरेटर बिकम्स 2 टाइम्स एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 6। कह रहा है कि यदि न्यूमरेटर यानी अंश है उसको दुगना कर दिया जाए और उसके डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को 6 बढ़ा दिया जाए तो जो फ्रैक्शन है वो 1/5 हो जाता है। तो हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। देखो बेटा सॉल्यूशन देखो, वैसे आपको पता है कि सिंपली जो फ्रैक्शन होता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में होते हैं। तो कह रहा है कि न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन या रेशनल नंबर क्या है हमारे यहाँ पे, रेशनल नंबर का लेस देन है इट्स डिनोमिनेटर बाय 3। तो मानो जो रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर जो होगा आपको पता है वो रेशनल नंबर PYQ की फॉर्म में होते हैं, यानी न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे अगर मैं न्यूमरेटर को x मानूँ तो वो डिनोमिनेटर से 3 कम है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर 3 ज़्यादा है। तो ये हमारा ओरिजिनल रेशनल यानी परिमेय संख्या है। नाउ कह रहा है कि न्यूमरेटर बिकम्स 2 टाइम। अगर न्यूमरेटर को 2 टाइम कर दें और जो डिनोमिनेटर है यानी x प्लस 3 है उसको 6 से बढ़ा दे तो फ्रैक्शन 1/5 हो जाता है। तो इस बात का मतलब है ये हो गया हमारा 10x और ये हो गया x और 3 और 6 कितना हो गया बेटा 9, यानी x प्लस 9। तो ये भैया भैया एक तरफ लेके आ जाते हैं हम, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये हो गई हमारी 9x इक्वल्स टू 9, यानी x की वैल्यू होगी 9/9 यानी 1। फ्रैक्शन क्या था ओरिजिनल या रेशनल नंबर, ओरिजिनल रेशनल नंबर, वो था हमारा x प्लस 3 यानी कितना है 1, और ये 1 प्लस 3 यानी आ गया 1/4। कितना आ गया बेटा 1/4। यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा द नंबर ऑफ बॉयज इन एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशो 4:7। एक कक्षा के अंदर लड़की और लड़कों का अनुपात, यानी लड़कों और लड़कियों का पहले बोला है, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है, 4:7 है। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 6 कम है, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो देखो बेटा एक सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ ले देता हूँ मैं, ठीक है। पहले क्या बोला था इन्होंने, नंबर ऑफ बॉयज़ और फिर गर्ल्स। देखो ये रहे हमारे बॉयज़ और ये रहे हमारे गर्ल्स और ये रहे टोटल स्टूडेंट, सही है। तो इन्होंने बोला कि जो बॉयज़ हैं भाई रेशो में दिया था 4x और ये हो गया हमारा गर्ल्स 7x, तो टोटल कितने हो गए बेटा 11x, क्योंकि देखो 4 और 7 11। तो हमें ये निकालना है x की वैल्यू निकालने के बाद में। अब इसने बोला है कि इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी जो बॉयज़ हैं वो क्या हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स से 6 कम है, तो यहाँ पे 6 को तो इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, उधर 7x में से 4x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बाकी पोर्शन हम यहाँ देखते हैं, तो ये बचेगा 3x, तो 6 एज इट इज़ और पॉन में 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट आ गए, वो आ गए हमारे 11x, यानी कितना हो जाएगा बेटा 11 × 2, यानी ये आ गया बेटा, सही से लिख दे तो 22 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट जो हो गए वो 22 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आफ्टर 4 years ए विल बी 3 times एज ओल्ड एज ही वॉज 4 years ago। कह रहे एक व्यक्ति है ए, वो 4 साल बाद जो उसकी एज है वो 3 गुना हो जाएगी जो उसकी एज 4 साल पहले थी, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंट एज में निकालनी है। तो देखो बेटा कभी भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनमें पहले प्रेजेंट एज का ही कॉन्सेप्ट लिया जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज मान लेते हैं, जो प्रेजेंट एज थी, जो प्रेजेंट एज है वो मान लेते हैं x है। तो अब 4 years ago, ठीक है। तो देखो पहले, अच्छा मैं लिखता हूँ पहले 4 years आफ्टर क्या होगी बेटा, आफ्टर तो होगी, जैसे अभी x है तो 4 और ऐड हो जाएगी, ये सब कुछ किस में आ रहा है बेटा ईयर्स में, ठीक है। और 4 years एगो क्या होगी बेटा, अभी x है तो 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो एज है यानी 4 years वो है, वो जो एज है 4 year बाद की जो एज है वो 4 year पहले वाली एज से 3 times हो जाएगी, यानी ये हो गया x + 4 = हो जाएगा 3 × x - 4, सही है। तो ये हो जाएगा 3x - 12। अब x वाले एक तरफ ले जाते हैं, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा इधर 4 और 12 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, उधर हो जाएगा 3x और ये x सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, तो ये हो गया 16 और ये हो गया हमारा 2x। तो x कितना आ गया हमारा 8 years आ गया, ठीक है बेटा। तो 8 years आ गई, उसकी प्रेजेंट एज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए इज़ 20 years ओल्डर देन बी, ही इज़ ऑल्सो 6 times एज ओल्ड एज बी। कह रहा है एक व्यक्ति ए है जो बी से कितना है 20 साल बड़ा है और वो 6 गुना भी है बी से, ठीक है। तो बस क्या है देखो बेटा, तो फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। तो मान लेते हैं जो ए की एज थी वो क्या है, बी की एज जो है एक्स है उससे कितना है 20 years और है, ठीक है, बड़ा है, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि वो 6 टाइम में किससे, बी की एज से, यानी जो x + 20 है वो 6 टाइम है इससे, तो क्या आ जाएगा बेटा 20 इधर ही रहा और ये 6x - x हो गया, यानी 20 = 5x। तो x = आ गया हमारा 4, x की वैल्यू 4 आई है, लेकिन उसने बोला सम ऑफ देयर एजेस। तो सम ऑफ एजेस क्या हो जाएगा
सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी। तो क्या हो जाएगा, ए की एज है एक्स प्लस 20, बी की एज है ये, यानी हो गया 2x प्लस 20, यानी ये आ गया 2 इंटू 4 प्लस 20 इक्वल्स टू कितना जाएगा बेटा, देखो 2 4 ज़ा 8 और प्लस 20 यानी 28 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, थोड़ा इधर लिखते हैं 28 ईयर्स। सम कितना आ गया बेटा, ये आ गया सम। ठीक है, तो सम आ गया 28 ईयर्स आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, आप जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है इन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट स्कोर्स 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लूजेस 1 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। कह रहे किसी परीक्षा के अंदर क्या होता है कि एक विद्यार्थी अगर सही आंसर देता है, सही उत्तर देता है तो उसको 4 मार्क्स मिलते हैं, और गलत आंसर देता है तो उसका 1 आंसर काट लिया जाता है। नहीं, नेगेटिव मार्किंग वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। इफ़ ही अटेम्प्ट 75 क्वेश्चन, उसने टोटल क्वेश्चन 75 अटेम्प्ट करे एंड स्कोर 125 मार्क्स, और उसने 125 मार्क्स प्राप्त किए, देन फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस। तो उसके करेक्ट क्वेश्चन हमें फाइंड करने हैं। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा टोटल क्वेश्चन कितने जो उसने अटेम्प्ट करे थे वो थे 75। मान लेते हैं कि जो करेक्ट क्वेश्चन थे, करेक्ट नंबर, करेक्ट क्वेश्चन कितने करे उसने x करे, तो रॉन्ग कितने हो गए बेटा उसके, रॉन्ग हो गए 75 माइनस x। अब मार्क्स कैसे निकलेंगे भाई, एक क्वेश्चन के लिए सही करेक्ट क्वेश्चन कर रहा है तो उसे 4 मार्क्स मिले, 2 के लिए 8 और x के लिए कितने मिलेंगे उसको 4x मिलेंगे, प्लस एक इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको 1 मार्क्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 2 के लिए कितने होंगे 2 से गुना कर देंगे, और 3 के लिए क्या होंगे 3 से गुना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैंने प्लस लिखा है, मैं लिख रहा हूँ कि -1 किसके लिए, 1 के लिए। तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए कितने हो जाएंगे, -1 की गुणा हो जाएगी इससे। देखो आप डायरेक्ट माइनस भी कर सकते थे, आप ऐसा ना करके इसको देखो बेटा, अब मैं सब्ट्रैक्ट करता तो ध्यान है हमें टोटल मार्क्स हम कैसे निकालते हैं, जितने भी आपने गलत या सही करे सबको जोड़ के। तो आपने सही उत्तर कितने दिए, क्वेश्चन दिए x और 1 पे कितने मिल रहे हैं 4 मार्क्स, तो 4x हो गया। गलत उत्तर कितने दिए आपने 75 माइनस x, तो 1 पे कितना मिल रहा है -1, तो 75 माइनस x पे कितने, उससे माइनस से मल्टीप्लाई करें, दोनों का सम अप करेंगे तो उसने कुल कितने मार्क्स ऑब्टेन करे 125। अब आगे समझ में, आप सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते थे, लेकिन बात हो जाएगी माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 75 और माइनस प्लस x इक्वल्स टू 125। तो ये आ गया, देखो बेटा ये 4 और 1 5x हो गया, उधर हो गया 125 प्लस 75 हो गया, तो 5x इक्वल्स टू हो गया, ये हो गया हमारा 200, तो x की वैल्यू आ गई 200/5, यानी कितने हो गए 40, यानी 40 क्वेश्चन उसने करेक्ट करे, क्योंकि x ही तो हमारा करेक्ट आंसर था ना, मतलब करेक्ट क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अब अगला कह रहा है डिवाइड 460 अमंग R, S and T सो दैट द अमाउंट रिसीव्ड बाय R इज 5 times as much as S शेयर्स एंड 3 times as T's शेयर। देखो बेटा हमारे पास में 460 रुपये हैं, सोल्यूशन देखिए इसे। अब इस 460 रुपये को हमें एक तो किस में कन्वर्ट करना है, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला। एक हो गया हमारा R, एक S और एक T है। कह रहा है जो R इज़ 5 times as much as S, मान लो S की अमाउंट थी X, तो इसको मिली होगी 5X। कह रहा है लेकिन 5 times as much as S शेयर एंड 3 times as T शेयर, लेकिन R जो है वो 3 टाइम है इसके शेयर का, लेकिन 3 जो T है वो इसके 1/3 के बराबर होगा, यानी 5x/3। देखो बेटा बात एक ही है, हमें सिंगल वेरिएबल में कह रहा है कि जो R है वो X से 5 टाइम यानी 5 गुना बड़ा है, अमाउंट है उसकी, लेकिन जो T है उससे 3 गुना, तो हम बोल रहे हैं T से 3 टाइम है, यानी हम ये भी तो बोल सकते हैं उसका 3 टाइम, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है डिवाइड, तो हम कह सकते हैं वो उसका 1/3 है,
ठीक है। 3 टाइम्स का 1/3 तो टी की अमाउंट होगी ना, जब भी तो उसका 3 टाइम करेंगे, देखो उसका 3 टाइम करो तो वापस ही आ जाएगा ना। तो ऐसे अब इनका जो सम दिया है वो 460 है, यानी 5x प्लस एक्स प्लस 5x अपॉन में 3 इक्वल्स टू 460। 5 और 1 6x हो गया, और ये 5x अपॉन में 3 इक्वल्स टू 460। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे इसके नीचे कुछ। 3 6 18, ठीक है, 3 6 18 और 5 कितने हो गए, 23x हो जाएगा अपॉन में 3 और इक्वल्स टू 460। तो जिसका मतलब ये हो गया बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई में चले जाएगा 460 के, और 23 डिवाइड में जाएगा। 460 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 23 की टेबल पढ़ेंगे, इसमें 2 टाइम जाएगा, यानी हो गया हमारा 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 60 आ गई। लेकिन अभी आंसर यहीं ख़त्म नहीं हुआ, इसने बोला फाइंड द शेयर ऑफ r। तो r शेयर क्या आएगा बेटा, r का शेयर है हमारा 5x रुपीज़ में, 5 इंटू 60 यानी आ गया रुपीज़ में आ गया 300। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा शेयर आर का। ठीक है बेटा, अब आ जाओ नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, यानी 40 ही क्वेश्चन थे इस वाले मेंटल मैथ्स के चैप्टर में। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल एज शोन इन द फिगर। एक फील्ड जो है वो रेक्टेंगल की शेप में है जैसा कि दिखाया गया है। ठीक है, अच्छा, इफ़ द रेट ऑफ फेंसिंग इज 6/x, 6/x है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से, आपको क्वेश्चन यहाँ समझ में नहीं आ रहा, मेंटल मैथ्स की बुक से पढ़ लेना। तो जो फेंसिंग का जो रेट है 6/x पर मीटर, 1 मीटर के लिए उसे 6/x कॉस्ट ली जाती है फेंसिंग करने की, फेंसिंग। ठीक है, देन द फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द इनर रेक्टेंगल PQRS। जो इनर रेक्टेंगल है यानी ये रहा PQRS, हमें इसकी फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है। देखो बेटा, फेंसिंग की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हमारे पे टोटल जो पैरामीटर है वो होना चाहिए, और कॉस्ट पर यूनिट जो पर यूनिट होना चाहिए, यानी पर मीटर होनी चाहिए कितनी दे रखी है। तो पर मीटर कॉस्ट इन्होंने दे रखी है, तो हमें बस पैरामीटर फाइंड करना है कितना है। तो देखो बेटा, क्वेश्चन थोड़ा समझदारी से करना बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो PQR के लिए लेंथ कितनी होगी बेटा, देखो ये तो लेंथ बाहर वाले ABCD की 3x है, लेकिन उसकी 3x नहीं है, माइनस क्या करेंगे हम, देखो बेटा हम क्या करेंगे, अगर मेरे को लेंथ निकालनी है यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी x/3 2 टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगी बेटा लेंथ आ जाएगी, ये जाएगा 3 3 9, 9 में से 2x जाएंगे तो 7x अपॉन में 3, ये मीटर में होगा। ठीक है, जो भी है, और ब्रेथ कितनी आ जाएगी, देखो ब्रेथ क्या है ये निकालनी है हमें, तो ये टोटल 2x है, लेकिन ये वाला पोर्शन x/4 और ये वाला भी x/4, तो ये क्या करेंगे 2x में से 2 टाइम ऑफ x/4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए बेटा, ये टोटल तो 2x है, तो यहाँ से ये वाला पोर्शन मूव होगा और ये वाला जाएगा, और ये x/4 तो 2 टाइम्स x/4 हमने सब्ट्रैक्ट करा, तो ये जाएगा, देखो एलसीएम लेंगे 1, तो 4 दूनी 8, 8 में से अगर 8 में से 2x गया तो कितना बचेगा बेटा, बचेगा 6x अपॉन में 4 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3x अपॉन में 2 हो जाएगा। सही है, ये ब्रेथ आ गई। तो पैरामीटर कितना आ जाएगा बेटा, P इक्वल्स टू होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B हो जाएगा। तो हम निकाले इधर, तो 2 जो लेंथ है वो है 7x अपॉन में 3 प्लस ब्रेथ है जो 3x अपॉन में 2। इनको सॉल्व करें तो बेटा एलसीएम 6 आएगा, 7 2 = 14 और 3 की 3 से 9 आएगा, तो 9 और 14 कितना हो गया बेटा हमारा, ये हो गया 23x अपॉन में 6 आ गया। ये कट करेंगे तो जो P की वैल्यू आ गई हमारे पास में, 2 से कट करेंगे तो 23 अपॉन में 3 आ गई, वो भी आ गई हमारी मीटर में आ गई जो भी है। अब देखो कॉस्ट कैसे निकलती है, कॉस्ट निकलती है कॉस्ट पर यूनिट से इनटू टोटल पैरामीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस्ट कितनी हुई, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ये आ जाएगी बेटा, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 6 अपॉन में x, और टोटल जो पैरामीटर है 23 अपॉन में 3 इंटू एक्स, एक्स से x कट गया और ये
2 टाइम जाएगा 3 से और 23 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गई हमारी रुपीज़ में 46। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। जब तक अपना ध्यान रखें, क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो।